आपको पता होगा कि हमारे देश में साल 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को 2 साल के लिए छीन लिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कई अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन आपको शायद ये न पता हो कि इंदिरा गांधी को ये आइडिया कहां से आया और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया जिसको देश की डेमोक्रेसी के लिए एक काला धब्बा माना जाता है। एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं इसके पीछे की कहानी को आपको बताऊंगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तारीख थी 24 जून 1975। देश की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 जून के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो संसद में हिस्सा नहीं ले सकती, ना ही वो वहां पर वोट कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें एक छूट दी कि वो देश की पीएम बनी रह सकती है। इस फैसले के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की एक बड़ी रैली हुई। रैली में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजनारायण, लाल कृष्ण अडवाणी जैसे बड़े नेताओं ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। फिर रात के 12 बजे के बाद अचानक दिल्ली में अपोजिशन के बड़े लीडर्स को पुलिस ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान से जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद राजनारायण के घर 8 विश्वभर दास रोड को पुलिस ने घेर लिया और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उनको बताया गया कि आपको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 यानी कि मीसा के सेक्शन 3 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। 25 जनवरी की सुबह होते होते पता चला कि देश में इमरजेंसी लग चुकी है और सारे फंडामेंटल राइट्स यानी अधिकार सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब ये राजनारायण कौन थे और मामला इमरजेंसी तक पहुंचा कैसे? पहली वजह है इंदिरा गांधी और देश की जुडिशरी का टकराव। ये टकराव काफी पहले से शुरू हो गया था। 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि देश के 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी कि सरकार उन बैंक्स की ओनरशिप ले लेगी। अब जाहिर है कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फिर किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीद रखे हैं और कल को सरकार कहती है कि अब ये कंपनी सरकार चलाएगी, तो आपके तो सारे पैसे गए। अब आप नाराज होंगे, इसीलिए जेआरडी टाटा और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स ने नेशनलाइजेशन के डिसीजन को अपोज किया। इंदिरा गांधी की जस्टिफिकेशन ये थी कि अगर इन बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा तो ये बैंक्स देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। फिर 18 जुलाई 1969 को सरकार के एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस बिल को पास कर दिया गया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर थे आरसी कूपर, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि 14 बैंकों के नेशनलाइजेशन का ये लॉ इन 14 बैंकों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अनफेयर है, इसलिए सरकार के ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस कोर्ट्स की लड़ाई। कुछ साल बाद एक और सिमिलर केस हुआ। यह केस था प्रिवी पर्स को लेकर। प्रिवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी। आज़ादी के टाइम पर सरकार ने जब सारे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था, तब यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन ये थी कि उनकी रूलिंग फैमिलीज को कुछ पेमेंट दी जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट्स पसंद नहीं आई, तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस करके प्रिवी पर्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। तब इंदिरा गांधी सरकार ने फिर से एक ऑर्डिनेंस लाया और प्रिवी पर्स को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने जजमेंट में इंदिरा गांधी के इस फैसले को भी रिवर्स कर दिया। अब इसके बाद सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही रिवर्स कर दिया। इस बीच 1971 में हुए लोकसभा के चुनाव और इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को बहुमत मिला। इस बार इंदिरा गांधी बड़े ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है। इनके अंडर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है और कहा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो ये देखकर चुने जाने लगे कि इंदिरा गांधी के प्रति वो कितने लॉयल है, कितने वफादार है। फिर आपको पता है कि इसी साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन खराब हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन गई थी कि उसके अंदर अब करप्शन होने लगे थे। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था। स्टेट गवर्नमेंट्स में करप्शन की और भी बुरी हालत थी। 1974 में गुजरात के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल। उनका एक घोटाला सामने आया और उन्हें चिमन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। गुजरात में सड़कों पर आकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसे नवनिर्माण मूवमेंट का नाम दिया गया। गुजरात की ही तरह बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत हुई स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड करते हैं जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं।
17 लाख से ज्यादा वर्कर्स सड़क पर उतर गए और ये उस वक्त के लिए दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन गई। सरकार के खिलाफ नारे लगते थे, पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। इस तरह एक साल गुजर गया पर इंदिरा गांधी वो नरम नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए है, ये फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट्स है। साल आ चुका था 1975, वही साल जब इमरजेंसी लगी थी। मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बात यह थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 साल से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा था। इस केस को एक सोशलिस्ट नेता राजनारायण ने फाइल किया था, जो कि 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रायबरेली की सीट से खड़े थे। वैसे राजनारायण एक फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इस केस के लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं। इस केस में राजनारायण ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन की सीट अनफेयर तरीकों से जीती है। उन्होंने बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है। टोटल 14 क्राइम रिपोर्ट किए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, जिनमें से एक था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर असल में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। इस डिसीजन के अगेंस्ट इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई और उनकी संसद सदस्यता चली गई। इसके आगे की कहानी मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी कि फैसला आने के बाद उस दिन क्या हुआ, लेकिन एक बात और बता देता हूँ। 24 जून की रात को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और उनकी एडवाइस पर एक नोट भेजती हैं उस वक्त के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को, यह रिक्वेस्ट करते हुए कि वो देश में इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। वजह यह दी गई कि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखोगे तो उसमें लिखा है कि एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडिया सिक्योरिटी इज एट थ्रेट बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियस। तो बस इसी बात का इस्तेमाल करते हुए इमरजेंसी लगा दी गई। सरकार पावर सप्लाई कट कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेस की दिल्ली में सेम रात को, ताकि अगले दिन कोई भी न्यूज़पेपर ना प्रिंट हो सके, और अगली सुबह रेडियो पर अनाउंसमेंट करी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। देश में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया और प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट कर लिया गया। 1 लाख से ज्यादा इनोसेंट लोगों को अरेस्ट किया जाता है। आप अपोजिशन छोड़ दो, कांग्रेस के वो लीडर्स जो इमरजेंसी के अगेंस्ट बोल रहे थे और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे, उन्हें भी पहले रिजाइन करवाया गया और उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया। इस इमरजेंसी में एक भयानक चीज जो देखने को मिली थी वो थी नसबंदी। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर इस टाइम पर लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। वैसे आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1975 पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई हो। इससे पहले 1962 की इंडो चाइना वॉर में और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। हालांकि 1975 वाली इमरजेंसी इन दोनों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसके पीछे कोई एक युद्ध या फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई, जो कि हमारे देश के इतिहास का एक खौफनाक हिस्सा है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।